हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी आईआईबीएफ डिप्लोमा कोर्सेज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी होती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिस्क एक्सपोजर एनालिसिस के बारे में समझते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है। तो सिंपली देखो, रिस्क एक्सपोजर एनालिसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू एक बैंक जो भी रिस्क फेस करता है अपनी एक्टिविटीज ऑपरेशंस को परफॉर्म करते वक्त, उसको असेस करता है, उसको इवेल्युएट करता है, ताकि वो उसको प्रॉपरली मैनेज कर सके। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक बैंक जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज और ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से उसको कई सारे रिस्क जो है वो फेस करने पड़ते हैं। और बैंक के लिए जरूरी होता है कि वो इन रिस्क को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करे, ताकि वो उनको प्रॉपरली मैनेज कर सके और बैंक की जो ग्रोथ है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज हो सके। तो रिस्क एक्सपोजर एनालिसिस के अंदर एक बैंक कौन कौन से रिस्क फेस करता है उसको ही हम असेस करते हैं, उसको ही इवेल्युएट जो है वो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रिपोर्टिंग सिस्टम फॉर रिस्क एक्सपोजर एनालिसिस। ठीक है। तो अगर एक बैंक अच्छे तरीके से रिस्क एक्सपोजर एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसके लिए इसको एक एडवांस रिपोर्टिंग सिस्टम जो है वो बनाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि वो इस सिस्टम के थ्रू प्रॉपरली रिस्क एक्सपोजर को मॉनिटर कर पाए और उसकी रिपोर्टिंग भी कर पाए हमारी हायर अथॉरिटी के पास। ठीक है। अब कुछ कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि हमारा जो रिपोर्टिंग सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होने चाहिए जिनके ऊपर हमें यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। तो पहला कंपोनेंट है कि हमारा जो रिपोर्टिंग सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए कि बैंक का जो एग्रीगेट रिस्क एक्सपोजर है, जो उसका लेवल है, उसको हम इवेलुएट कर सके। साथ के साथ रिस्क का क्या ट्रेंड रहा है उसको भी हम इवेलुएट कर सके। क्लियर है? उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट के लिए हम लोग जो अजम्पशंस यूज कर रहे हैं वो कैसे हैं, वो इफेक्टिव है या फिर नहीं है, कितने सेंसिटिव है, कितने इनसेंसिटिव है, उसके बारे में भी हम एवोल्यूशन कर सके। उसके बाद जो हमने यहाँ पर रिस्क टॉलरेंस लेवल फिक्स किए हुए हैं, जो लिमिट फिक्स किए हुए हैं, उसके साथ हमें यहाँ पर कंप्लायंस करना है। यानी कि जब हम अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे तो जो रिस्क हम बियर कर रहे होंगे वो इन टॉलरेंस लेवल के हिसाब से ही होने चाहिए। बैंक जब भी कोई रिस्क लेगा तो इसके लिए जरूरी है कि पहले जितना वो रिस्क ले रहा है उसके कंपैरिजन में अपने पास कैपिटल को होल्ड करके रखे, ताकि अगर उससे लॉस हो तो उसको वो अब्सॉर्ब जो है वो कर सके। तो इस रिपोर्टिंग सिस्टम के थ्रू हम ये भी डिटरमाइन करते हैं कि हमारे बैंक के पास सफिशिएंट कैपिटल हो जो वो यहाँ पर रिस्क बियर कर रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे रिपोर्टिंग सिस्टम के। नेक्स्ट बात करते हैं मेजर्स फॉर इफेक्टिव रिपोर्टिंग सिस्टम। अगर हमारी जो बैंक है वो इफेक्टिव रिपोर्टिंग सिस्टम को एस्टैब्लिश करना चाहती है तो उसे क्या क्या मेजर्स को यूज करना चाहिए, क्या क्या कंडीशंस उसे यहाँ पर फुलफिल करनी पड़ेगी, कौन कौन से स्टेप्स उसे यहाँ पर लेने पड़ेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर हम इफेक्टिवली रिपोर्टिंग सिस्टम को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो जो हमारा बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट है उसको हमें क्लियर, कंसाइज और टाइमली जो है रिपोर्ट्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसके लिए कुछ हमें स्टेप्स जो है वो लेने पड़ेंगे। वो स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप है लिमिटिंग रिस्क।
हमें जो रिस्क ले रही है ना बैंक, उसके ऊपर एक लिमिट फिक्स करनी है। जैसे एग्जांपल के लिए एक बैंक यहाँ पर कितना मैक्सिमम मार्केट रिस्क बियर कर सकती है, फेस कर सकती है, उसकी हमें यहाँ पर लिमिट जो है वो फिक्स करनी है। साथ के साथ अगर हम क्रेडिट रिस्क की एग्जांपल लें, तो जैसे मैंने फिक्स कर दिया कि एक बॉर्बर को एक बैंक 50 करोड़ लोन दे सकती है, तो ये हमने क्या किया, एक लिमिट फिक्स की, जो कि यहाँ पर जिसके अंदर में ही बैंक को रिस्क फेस करना पड़ेगा। ये जो लिमिट्स होंगे ना, वो हमें ग्लोबली यहाँ पर जो है वो फिक्स करने हैं, और हर टाइप के रिस्क के लिए यहाँ पर फिक्स करने हैं। जैसे आपको पता होगा, क्रेडिट रिस्क बियर करती है बैंक, लिक्विडिटी रिस्क बियर करती है, ऑपरेशनल रिस्क बियर करती है, तो हमें हर रिस्क के लिए यहाँ पर लिमिट फिक्स करनी है, और जो लिमिट होगी वो ग्लोबली जो है वो फिक्स की जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है रिपोर्टिंग। तो हमें रिपोर्टिंग को बेहतर करना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक ऐसा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि टाइमली जो है रिस्क से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको एक्यूरेटली करेक्ट करके बोर्ड को प्रोवाइड कर दे। ठीक है, तो एक अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें यहाँ पर बिल्ड करके रखना है, ताकि रिस्क से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डाटा कलेक्शन है वो यहाँ पर की जा सके, और उसको उसका एनालिसिस भी प्रॉपरली किया जा सके। अब ये जो रिपोर्ट्स है वो यहाँ पर सीनियर मैनेजमेंट और बोर्ड को किए जाने हैं। ठीक है, अब ये जो रिपोर्ट्स है इनकी एडुकेसी कौन चेक करता है, जो हमारा एग्जामिनर होता है। यानी कि ये जो रिपोर्ट्स बनाई जा रही है ये एडिक्वेट है कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह का रिस्क ले रही है उसके हिसाब से ये रिपोर्ट्स ठीक है नहीं है, इसका एग्जामिन कौन करेगा, जो हमारा एग्जामिनर होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैनेजमेंट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू। ठीक है, तो इस स्टेप के अंदर जो मैनेजमेंट है वो इंश्योर करता है कि हमारे रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के जितने भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसको रेगुलरली बेसिस पे रिव्यू किया जाए, उसको इवैल्यूएट किया जाए। यानी कि मार्केट में जो चेंजेस आ रहे हैं, हमारी जो ऑपरेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं, उसके हिसाब से हमें रिव्यू करके देखना है कि हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है वो एडुकेट है या फिर नहीं है, उसमें कुछ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। और ये इवोल्यूशन रेगुलरली बेसिस पे होनी है, ताकि जैसे ही हमें कुछ चेंज करने की जरूरत हो तो हम आसानी से उसको चेंज जो है वो कर सके। साथ ही साथ एक ऐसा प्रोसेस भी स्टैब्लिश करना है जिसके जरिए जो न्यू प्रोडक्ट्स है, जिसके अंदर फॉर्म डील कर रही है, या फिर मार्केट में जो न्यू प्रोडक्ट आया है उसके साथ जुड़ा रिस्क को भी एनालाइज जो है वो किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट। अब बैंक यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट कैसे करती है, तो बैंक यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रिस्क बियर करती है, उसके लिए जो स्ट्रेटजीज होती है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट रिस्क को। एक जो बैंक है वो क्रेडिट रिस्क को कैसे मैनेज करती है, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे बैंक को। तो पहला इंपॉर्टेंट स्टेप होता है मास्टर नेटिंग अरेंजमेंट। जो नेटिंग अरेंजमेंट्स होती हैं ये बैंक को प्रॉपरली करनी है। साथ के साथ कोलैटरल और थर्ड पार्टी जैसी जो गारंटी होती है उसको सिक्योरिटी के फॉर्म में जो है वो लेना है। क्रेडिट लिमिट यहाँ पर फिक्स करनी है कि मैक्सिमम यहाँ पर क्रेडिट कितना प्रोवाइड किया जाएगा, और ये जो लिमिट है वो सेटलमेंट और प्री सेटलमेंट एक्सपोजर के रिगार्डिंग जो है वो फिक्स करनी है। ठीक है, आरबीआई ने यहाँ पर क्रेडिट रिस्क को रिड्यूस करने के लिए क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो है इंट्रोड्यूस किया है। यानी कि अगर कोई हमारी जो कंपनी है, बैंक है, वो कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करती है, तो जो रिस्क जुड़ा है क्रेडिट रिस्क उसको मैनेज करने के लिए जो हमारी बैंक से वो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप को यूज कर सकती है। अब क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप बेसिकली है क्या, तो ये एक ऐसा टूल है जिसके जरिए जो बैंक है वो अपने क्रेडिट रिस्क को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, यानी कि किसी दूसरी पार्टी के साथ शेयर कर सकती है, ताकि जो लॉस हो उसका सारा बर्डन बैंक के ऊपर ना पड़े। नेक्स्ट बात करते हैं मार्केट रिस्क। अब मार्केट रिस्क को बैंक यहाँ पर कैसे मैनेज करता है, तो सबसे पहले लिमिट्स को एस्टैब्लिश करने के, एक बैंक जो है वो मैक्सिमम कितना मार्केट रिस्क जो है ले सकता है, उसकी लिमिट क्या है वो यहाँ पर फिक्स करनी है। अब ये जो लिमिट है वो इंडिविजुअली भी फिक्स करनी है, और हमें जो पूरी ओवरऑल है वो लिमिट भी फिक्स करनी है। जो सीनियर मैनेजमेंट है और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो इस लिमिट को जो है वो फिक्स करेंगे, और ध्यान रखेंगे कि ये जो लिमिट है वो यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स हैं उनको प्रॉपर्ली एलोकेट किया जाए। ठीक है, और जो इंडिविजुअल ट्रेडर है उनको भी एलोकेट किया जाए, बताया जाए कि आप मैक्सिमम कितना मार्केट रिस्क जो है वो ले सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो रिस्क है वो क्या है, लिक्विडिटी रिस्क। ठीक है, जो बैंक यहाँ पर लिक्विडिटी रिस्क को फेस करता है वो मेनली दो टाइप के होते हैं। पहला लिक्विडिटी रिस्क रिलेटेड होता है किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या मार्केट से रिलेटेड। जैसे एग्जांपल के लिए आप लेके चलो कि मनी मार्केट। ठीक है, तो मनी मार्केट में जो हमारी बैंक यहाँ पर फंक्शंस परफॉर्म करती है वहां पर लिक्विडिटी रिस्क जो है वो अराइज हो रहा है, तो ये एक स्पेसिफिक मार्केट के लिए है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पहली टाइप का लिक्विडिटी। दूसरा होता है
जो ओवरऑल लिक्विडिटी होते हैं, यानी कि जितने भी टोटल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उसकी वजह से जो लिक्विडिटी रिस्क जो है वो अराइज होता है। अब जो हमारी यहाँ पर मैनेजमेंट होती है, उसके लिए जरूरी होता है कि ये दोनों टाइप के जो लिक्विडिटी रिस्क है उसको प्रॉपर्ली असेस कर सके, ठीक है, ताकि जो ओवरऑल लिक्विडिटी है वो मैनेज की जा सके। यानी कि हमें किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड जो लिक्विडिटी रिस्क है और जो ओवरऑल लिक्विडिटी रिस्क है उसको असेस करना है और उसको मैनेज करना है, ठीक है। अब इसको मैनेज कैसे किया जाएगा, तो हम यहाँ पर लिमिट फिक्स कर सकते हैं कि लिक्विडिटी रिस्क मैक्सिमम कितना जो है वो फेस किया जाएगा बैंकों के द्वारा। जब आप लिमिट को फिक्स करते हो तो ये जो लिमिट है वो यहाँ पर बैंक की साइज, डेप्थ और जो लिक्विडिटी है स्पेसिफिक मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिक्स की जाएगी। बैंकों को कुछ अल्टरनेटिव मार्केट्स को भी जो है गो थ्रू करना है, यानी कि अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव मार्केट को भी यूज करना है अपने जो शॉर्टेज ऑफ फंड्स की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। जैसे कि वो मनी मार्केट के अलावा फ्यूचर मार्केट या फिर कैश मार्केट में भी पार्टिसिपेट जो है वो कर सकती है, ताकि जो लिक्विडिटी रिस्क है उसको मैनेज किया जा सके। नेक्स्ट है ऑपरेशनल रिस्क। अब जो ऑपरेशनल रिस्क होता है ना, इसको क्वांटिफाई करना काफी मुश्किल होता है, यानी कि इसको कैलकुलेट करना नंबर्स की फॉर्म में काफी मुश्किल होता है। तो इसीलिए ऑपरेशनल रिस्क को मेजर करने के लिए, असेस करने के लिए जो बैंक्स होते हैं वो व्हाट इफ सिनेरियो का यूज करती है। व्हाट इफ सिनेरियो क्या होता है, तो इसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो जो है इमेजिन करते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या इवेंट्स होंगे और उससे कैसे ऑपरेशनल रिस्क जो है वो अराइज होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप कुछ यहाँ पर सिनेरियो इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि पावर लॉस हो सकता है, या फिर जो ट्रांजेक्शन की वॉल्यूम है वो डबल हो सकती है, हमारे जो प्राइसिंग सॉफ्टवेयर है कोलैटरल के लिए उसमें कोई मिस्टेक आ सकती है, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनफोर्सेबल हो सकता है। इन रीजंस की वजह से क्या होगा, ऑपरेशनल रिस्क अराइज होगा, आप अपने फंक्शंस को सही तरीके से परफॉर्म नहीं करोगे और लॉस होगा। तो व्हाट इफ सिनेरियो के अंदर आपको ये सारे जो इवेंट्स हैं उसको इमेजिन करना है और देखना है कि इसकी वजह से कौन कौन से ऑपरेशनल रिस्क जो है वो अराइज हो सकते हैं। इसके अलावा आप पीरियोडिक रिव्यूज सॉरी, इसके अलावा आप यहाँ पर पीरियोडिक रिव्यूज भी कर सकते हो, जैसे डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोसीजर्स है, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम है, कंटीजेंसी प्लान है, या फिर जो अदर ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस है, उसका भी आप रिव्यू कर सकते हो, देख सकते हो कि उसमें क्या क्या चेंजेस लाने की जरूरत है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से रिस्क जो है वो अराइज हो सकता है, ठीक है। अब जब हम ये रिव्यूज करते हैं तो इसकी वजह से हम इसकी वजह से हमें बेनिफिट क्या मिलता है कि जो एरर्स होती है, जो ब्रेकडाउन होते हैं हमारे कंट्रोल में, वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं और उसको हम रिमूव कर पाते हैं। यानी कि जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हो, आप जब उसको रिव्यू करते हो, उसको एग्जामिन करते हो, तो जो प्रॉब्लम है वो आपको मिल जाती है, जिसकी वजह से आप उसको हटाकर अपने जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसको स्ट्रांग बना सकते हो और ऑपरेशन रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट है लीगल रिस्क। अब लीगल रिस्क को मैनेज करने के लिए यहाँ पर जो हमारी लीगल टीम होती है बैंक की, वो कुछ पॉलिसीज बनाते हैं जिसके द्वारा हम लीगल रिस्क को मिनिमाइज भी कर पाते हैं और प्रॉपरली मैनेज भी कर पाते हैं, ठीक है। अब जो हमारी लीगल काउंसिल होती है बैंक की, या फिर लीगल डिपार्टमेंट होता है, वो हमारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, सीनियर मैनेजमेंट है, उसके अप्रूवल से एक प्रॉपर पॉलिसी बनाता है जिसके थ्रू हम लीगल रिस्क को मैनेज करते हैं। साथ के साथ जब बैंक किसी भी पार्टी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो देखना जरूरी होता है कि क्या उस काउंटर पार्टी के पास उतनी अथॉरिटी है उस ट्रांजेक्शन को पूरा करने की। जैसे मान के चलो एक बैंक यहाँ पर एक पर्सन के साथ डील करता है, ठीक है, और जो पर्सन है वो यहाँ पर 17 साल का है, यानी कि माइनर है, तो बैंक अगर इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता भी है तो फ्यूचर में जाकर ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होगा, यानी कि इसको कोर्ट में हम पेश नहीं कर सकते क्योंकि ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। तो बैंक को जब भी कोई एंटर करना है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में, पहले देखना है कि क्या काउंटर पार्टी के पास अथॉरिटी है उस कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजेक्शन को पूरा करने की। साथ के साथ जो नेटिंग अरेंजमेंट्स है उसको एडुकेटली डॉक्यूमेंटेड करना है, यानी कि इसको जब भी कोई ट्रांजेक्शन की जाएगी तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रॉपरली की जाएगी, कंसोलिडेटेड वे में की जाएगी, ताकि जब हम अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम कोर्ट में पेश कर सके एज अ सबूत, ठीक है। जो रेलिवेंट टैक्स लॉज है, ठीक है, उनकी हमें नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे तो रिस्क जो है वो कम से कम अराइज होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखो क्या है यहाँ पर, स्ट्रेस टेस्टिंग। अब ये स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होती है, तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी जो बैंक्स हैं वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनके पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के जो है वो पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाते हैं। और जब भी मार्केट में कोई भी फ्लक्चुएशन आती है, खास करके अगर कोई एडवर्स फ्लक्चुएशन आती है, तो उसका इन पोर्टफोलियो के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। तो जो स्ट्रेस टेस्टिंग है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू एक बैंक ये जान पाती है कि मार्केट में अगर एडवर्स कंडीशंस अराइज होती हैं तो उसकी वजह से उनके पोर्टफोलियो पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा,
यानी कि उनका कितना जो है नुकसान होगा, इस चीज का पता जो है वो लगाती है। तो ये जो प्रोसेस है वो बैंक को हेल्प करती है कि उनके पोर्टफोलियो के साथ, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के जो पोर्टफोलियो है उसके साथ जो रिस्क जुड़े हुए हैं, जो रिस्क अराइज हो सकते हैं फ्यूचर में, उसको जो है वो आइडेंटिफाई कर पाती है। साथ के साथ जो एडवर्स इवेंट होते हैं मार्केट के अंदर, उसका बैंक के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उस चीज को भी जो है वो बैंक एनालाइज कर पाता है, इवेल्युएट कर पाता है, और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी स्ट्रेटजीज बनाता है ताकि वो इस रिस्क को मिनिमाइज जो है वो कर सके। जैसे एग्जांपल ये हो सकता है कि हमारे जो बैंक है उसने यहाँ पर कई सारे क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। उसके बाद मार्केट के अंदर जो हमारी बैंक है उसने एक सिनेरियो जो है अज्यूम किया कि मार्केट में जो है आगे चलकर अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट आने की वजह से क्या होगा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा और वो यहाँ पर बैंक को पैसा वापस नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो बैंक ने एक सिनेरियो को एनालिसिस किया स्ट्रेस टेस्टिंग के अंदर और देखा कि इस इवेंट की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने की वजह से जो क्रेडिट पोर्टफोलियो है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उनको कितने लॉस होने के चांसेस जो है हो सकते हैं। तो ये क्या है, एक एग्जांपल है हमारी स्ट्रेस टेस्टिंग की। यानी कि स्ट्रेस टेस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो को इज्यूम करते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें जो है नुकसान होने के चांसेस है, हमारे पोर्टफोलियो के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टेक्निक ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग। जो स्ट्रेस टेस्टिंग है उसकी कौन कौन सी यहाँ पर टेक्निक है। तो पहली जो टेक्निक है वो है सिंपल सेंसिटिविटी टेस्ट, ठीक है। इस टेक्निक के अंदर हम सिंपल ये देखते हैं कि मार्केट में किसी एक फैक्टर की वजह से, एक फैक्टर में अगर चेंज आता है, किसी वेरिएबल में चेंज आता है, तो उससे हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू में क्या चेंज आता है। सिंपल भाषा में समझो कि मार्केट में अगर कोई फ्लक्चुएशन आई किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर में, जैसे इंटरेस्ट रेट में चेंज आया, तो उससे हमारे पोर्टफोलियो में कितना चेंज आएगा, उस चीज को सिर्फ हम यहाँ पर मेजर करते हैं। जैसे आप एग्जांपल भी यहाँ पर देखोगे तो मान के चलो हमारा जो इंटरेस्ट रेट है उसमें 100 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज आया और हमारे जो स्टॉक मार्केट थे, ठीक है, स्टॉक मार्केट इंडेक्स थे, वो उसकी वैल्यू में 10% का डिक्लाइन आया। तो ये जो चीज है वो हम सिंपल सेंसिटिविटी टेस्ट के थ्रू जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ही इजी होता है, इसीलिए हम इसको क्विकली यूज कर लेते हैं और कॉमनली लोग इसको यहाँ पर यूज करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि हम जब भी स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं तो पहला स्टेप हमारा इसी यही टेस्ट जो है होता है, हम पहले यही टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं। हालांकि इस टेस्ट के अंदर कुछ खामियां भी है, जैसे कि ये हिस्टोरिकल और इकोनॉमिक कंटेंट को कंसीडर नहीं करता, जिसकी वजह से इसकी यूजफुलनेस कहीं ना कहीं कम हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं सिनेरियो एनालिसिस की। ये हमारी यहाँ पर सेकंड टेक्निक है। इस टेक्निक के अंदर क्या होता है, हम किसी स्पेसिफिक पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग जो है स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं। यानी कि एक स्पेसिफिक पोर्टफोलियो को हम सिलेक्ट करते हैं, उसके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उसको जो जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसके बेस पर हम स्ट्रेस टेस्टिंग जो है वो करते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर दूं, तो मान के चलो आपने यहाँ पर जो आईटी कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है और इसका पोर्टफोलियो आपने सिलेक्ट कर लिया। अब आप जो है स्ट्रेस टेस्टिंग कर रहे हो, आप डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो को एज्यूम कर रहे हो कि अगर मार्केट में ये चीज होती है तो उसकी वजह से इस पोर्टफोलियो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो इस चीज को हम सिनेरियो एनालिसिस के थ्रू जो है वो करते हैं। या फिर अगर आप पूरे पोर्टफोलियो की बात करते हो, यानी कि एक साथ पूरे पोर्टफोलियो की स्ट्रेस टेस्टिंग करते हो, तो उसके बेस पर आप क्या करते हो, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स इन सभी पोर्टफोलियो के साथ हुए होते हैं, उसके बेस पर आप जो है सिनेरियो एनालिसिस जो है वो करते हो, स्ट्रेस टेस्टिंग जो है वो करते हैं। तो पहली चीज जो आपको जाननी है वो यही है कि ये जो सिनेरियो एनालिसिस है वो किसी स्पेसिफिक पोर्टफोलियो के लिए भी किया जा सकता है और ओवरऑल ओवरऑल पोर्टफोलियो के लिए भी किया जा सकता है। अगर हम स्पेसिफिक पोर्टफोलियो के लिए करते हैं तो इसके लिए जो हमारे फैक्टर्स हैं उनको हम अलग से कंसीडर करते हैं, ठीक है। और अगर हम पूरे पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं उसके बेस पर हम स्ट्रेस टेस्टिंग जो है वो करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस के अंदर जो हमारे रिस्क मैनेजर होते हैं वो बेसिकली कुछ फाइनेंशियल ड्राइवर्स जो कि हमारे पोर्टफोलियो के ऊपर इंपैक्ट डाल सकते हैं। यानी कि फाइनेंशियल ड्राइवर्स बेसिकली क्या हो गए, कुछ ऐसे फैक्टर्स हो गए जिसमें अगर चेंज आता है तो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर भी चेंज आएगा। जैसे इंटरेस्ट रेट क्या होगा, एक फाइनेंशियल ड्राइवर हो गया। तो जो रिस्क मैनेजमेंट हो गए वो फाइनेंशियल ड्राइवर को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि उसकी जो लिमिट है वो यहाँ पर ज्यादा इंक्रीज ना हो, क्योंकि हमने इन फाइनेंशियल ड्राइवर्स की एक लिमिट फिक्स की होती है। और किसी भी टाइम पे अगर ये लेवल को इंक्रीज करता है तो हमें पता लग जाता है कि अब लॉस हो जाएंगे, तो हमें इसे कंट्रोल करने की जरूरत है।
नेक्स्ट जो टेक्निक है वो क्या है, मैक्सिमम लॉस अप्रोच। ठीक है, मैक्सिमम लॉस अप्रोच के अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे मार्केट रिस्क फैक्टर्स होते हैं या फिर जो वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे पोर्टफोलियो के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं, उसको हम दो पार्ट्स में जो है वो यहाँ पर डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है ऐसे फैक्टर जो कि बहुत ही कम इंपैक्ट डालते हैं हमारे फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के ऊपर, और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट जो है वो डालते हैं। यानी कि अगर ऐसे वो फैक्टर जिनमें अगर चेंज आता है तो उससे हमारे पोर्टफोलियो पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, हम क्या करते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं इस अप्रोच के अंदर, और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं जो जो हमारे फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के ऊपर इंपैक्ट डाल सकते हैं, उसको हम कंसीडर करते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग करते वक्त। ठीक है, उससे हम इवैल्यूएशन करते हैं कि रिस्क कितना जो है वो अराइज हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक है वो है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी के अंदर हम क्या करते हैं, ऐसे इवेंट्स जो कि कभी कभी होते, मतलब रेगुलरली बेसिस पे नहीं होते, पर अगर हो जाए तो उसकी वजह से जो लॉस होता है वो बहुत बड़ा होता है। जैसे अगर मान के चलो कोई ऐसा इवेंट है जो कि सालों में कई बार देखने को आपको मिलता है, जैसे आप देखो डिप्रेशन हो गया, तो वो सालों में कई बार आपको देखने को मिलता है, पर अगर वो हो गया तो उसकी वजह से जो लॉस होगा वो बहुत बड़ा होगा। तो इस थ्योरी के अंदर हम ऐसे ही फैक्टर को कंसीडर करते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग करते वक्त, और उसके बेस पर हम देखते हैं कि रिस्क जो है वो कितना अराइज हो सकता है हमारे पोर्टफोलियो का। ठीक है, कुछ हिस्टोरिकल सिनेरियो अगर आप देखो तो यूएस स्टॉक मार्केट में जो डिक्लाइन आया था 1987 में, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, एक एग्जांपल है। उसके बाद 1997 में जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, ठीक है, तो ये क्या है, ऐसे फैक्टर है जो कि अगर हो जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो पहुंचाते हैं, और ये कभी कभी ही होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस टेस्ट, यानी कि अगर हम इफेक्टिव स्ट्रेस टेस्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले जो हमारा स्ट्रेस टेस्ट है वो करंट पोजीशन और सिचुएशन के रेलिवेंट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही हम स्ट्रेस टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म कर रहे होंगे। उसके बाद जो हमारा चेंजेस होते हैं मार्केट रेट्स के अंदर जो रेलिवेंट है उसको हमें यहाँ पर कंसीडर करना है स्ट्रेस टेस्टिंग करते वक्त। साथ के साथ जो यहाँ पर रजीम में शिफ्ट आता है या फिर रजीम में शिफ्ट हो सकता है, उसे भी हमें एग्जामिन करना है क्लियरली। और जो इलिक्विडिटी है मार्केट के अंदर उसे हमें कंसीडर करना है। ठीक है, साथ के साथ जो रिस्क है उसको हमें एग्रीगेट मैनर में जो है वो देखना है, यानी कि रिस्क को पहले कंसोलिडेट करके उसके बाद हमें उसको मेजर करना है। तो ये जो क्वालिटीज है वो अगर होंगी स्ट्रेस टेस्टिंग के अंदर तो हम इफेक्टिवली जो है वो स्ट्रेस टेस्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं द एक्सपोजर डॉक्यूमेंट। अब एक्सपोजर डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो देखो जो बैंक है उसको प्रॉपरली बेटर तरीके से रिस्क एक्सपोजर एनालिसिस करने के लिए वो एक यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है वो मेंटेन करती है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो जितने भी बैंक यहाँ पर रिस्क फेस कर रहे होते हैं, जैसे कि मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, उससे रिगार्डिंग जितना भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको इस डॉक्यूमेंट के अंदर वो रिकॉर्ड करता है और शो करता है। ठीक है, ताकि हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके। ठीक है, अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल जो है वो दी जाती है, जैसे कि जितने भी रिस्क यहाँ पर बैंक बियर कर रहा है उसको प्रॉपरली डिस्क्राइब किया जाता है। साथ के साथ जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पर हमारे जो एग्जिस्टिंग एक्सपोजर है उसमें जो चेंजेस आए उसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, जो पार्टीज यहाँ पर डील करते हैं इन रिस्क एक्सपोजर के साथ, ठीक है, उनके पास क्या अथॉरिटी है उसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर जितना भी टोटल रिस्क एक्सपोजर है उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करके रखी जाती है, रिकॉर्ड करके रखे जाते हैं, ताकि हम एक समराइज फॉर्म में सारी रिस्क एक्सपोजर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके। अब ये जो एक्सपोजर डॉक्यूमेंट होता है ये हमारे बोर्ड और मैनेजमेंट को सबमिट करवाना जो है वो जरूरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रोल ऑफ द बोर्ड। हमारा जो बोर्ड है उसका क्या रोल होता है रिस्क एक्सपोजर एनालिसिस के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम इसका होता है कि जितनी भी पॉलिसीज है हमारे रिस्क से रिलेटेड उसके लिए डिस्कस करना और इसको अप्रूव करना, यानी कि लोअर मैनेजमेंट ने जो भी पॉलिसी बनाई है, ठीक है, वो पहले बोर्ड के पास जाती है, फिर बोर्ड क्या करती है उसके ऊपर डिस्कशन करती है कि पॉलिसी ठीक है या फिर नहीं है, कौन कौन से यहाँ पर चेंजेस करने की जरूरत है, और अगर ठीक लगती है तो पॉलिसी उसको अप्रूव भी करती है। साथ के साथ जो सीलिंग एक्सपोजर होता है यानी कि जो लिमिट है वो भी जो है वो फिक्स करती है कि मैक्सिमम हर एक्टिविटी के अंदर बैंक कितना मैक्सिमम लोन ले सकती है। उसके बाद हमारे जो ओवरऑल रिस्क एक्सपोजर है उसको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मेट होती है उसको भी डिस्कस और अप्रूव करने का काम यही करते हैं। यानी कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, कौन कौन से ऑफिसर्स होंगे, उनकी क्या ड्यूटीज होगी, क्या अथॉरिटीज होंगे,
उसको भी फिक्स करने का काम हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ही होता है। नेक्स्ट क्या है? इसके अलावा कई और इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं, जैसे कि ग्रेड द रिस्क, उसके बाद लिमिट सेट करना, ठीक है? उसके बाद हमारे यहाँ पर जितने भी रिस्क लिए जा रहे हैं उनको कंट्रोल करने का काम, उसके ऊपर भी डिस्कशन करने का काम जो है वो करती है। साथ के साथ अगर कोई न्यू एक्टिविटी में बैंक इन्वॉल्व होता है, तो उसके साथ जो रिस्क जुड़ा होता है, उसको भी कंसीडर करने पे ये फोकस करते हैं, यानी कि इंश्योर करते हैं कि जितने भी पॉलिसीज होंगी, उसके अंदर इन रिस्क को भी इंक्लूड जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रोल ऑफ द रिस्क मैनेजर। जो रिस्क मैनेजर है, उसका क्या क्या रोल यहाँ पर होता है? सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट काम होता है कि ऑन गोइंग मैनेजमेंट ऑफ एक्सपोजर, जितने भी रिस्क लिए जाते हैं उसको मैनेज करने का काम जो है वो रिस्क मैनेजर जो है वो करता है। इंश्योर करता है कि जो रिस्क है उससे ज्यादा लॉस बैंक को ना हो सके। साथ के साथ ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट को भी कई तरह के रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि जो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनकी क्या क्या अथॉरिटी होगी, कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करेंगे रिस्क को हेज करने के लिए, रिस्क को मैनेज करने के लिए, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर डिटेल्स होंगी। ठीक है, साथ के साथ एक्सपोजर मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उसके ऊपर रिकमेंडेशन प्रोवाइड करती है बोर्ड को, ताकि वो उसको इस रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग जो पॉलिसी है वो प्रॉपर्ली बना सके। एक्सपोजर मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उनको रेगुलेट करने का काम, मॉनिटर करने का काम, रिपोर्ट करने का काम और कंट्रोल करने का काम भी यही मैनेजर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का यहाँ पर क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है? ठीक है, तो मेन काम जो इंटरनल ऑडिट का होता है वो यही होता है कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो भी प्रोसीजर एक बैंक फॉलो कर रहा है उसको असेस करना, उसको चेक करना कि जो प्रोसीजर्स है वो एडिक्वेट है या फिर नहीं है, एफिशिएंट है या फिर नहीं है रिस्क को मैनेज करने के लिए, जिसके अंदर उसे कई सारे फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म करने पड़ते हैं। जैसे कि बोर्ड जो पॉलिसी को यूज कर रहा है रिस्क को मैनेज करने के लिए, उसको वो एग्जामिन करता है, असेस करता है कि ये जो पॉलिसी है वो प्रॉपर है या फिर नहीं है। उसके बाद जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड, जैसे कि रिस्क को एस्टिमेट करना, उसको कंट्रोल करना, उसको भी एग्जामिन जो है वो किया जाता है, उसको भी असेस किया जाता है। उसके बाद जो लिमिट है जो इम्पोज की जाती है उसके साथ कंप्लाई कराने का भी काम इसी का होता है, यानी कि जो यूनिट्स है, बिजनेस यूनिट्स है, उनके लिए जो लिमिट फिक्स की गई है, जो ऑडिटर है वो देखता है कि ये जो यूनिट्स है वो लिमिट के अकॉर्डिंग ही काम करे, यानी कि लिमिट के अंदर ही वो रिस्क को फेस करे, उससे ज्यादा रिस्क वो बियर ना कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क बेस्ड सुपरविजन ऑडिट। ठीक है, तो आरबीआई ने यहाँ पर आरबीएसएस को रिसेंटली यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था और जो एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन ऑडिट सिस्टम था उसको रिप्लेस कर दिया था। अब जो रिस्क बेस्ड सुपरविजन है इसको इंट्रोड्यूस करने का पर्पस क्या था? तो इसके बेनिफिट बहुत सारे थे। सबसे पहला बेनिफिट ये था कि ये यहाँ पर प्रेजेंट और फ्यूचर रिस्क दोनों को ही इवेल्युएट करता था, यानी कि हम जो एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे तो प्रेजेंट में क्या क्या रिस्क अराइज हो सकते हैं, फ्यूचर में क्या क्या रिस्क अराइज हो सकते हैं, उनका एनालिसिस जो है वो हम इसके थ्रू जो है वो कर सकते हैं, एवेल्युएट जो है वो कर सकते हैं, जिससे जो रेगुलेटेड एंटिटीज है उसकी जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस है वो काफी जो है इंप्रूव हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं ओपन पोजीशन। ओपन पोजीशन क्या है? तो सबसे पहली चीज आपको जाननी है कि जो ओपन पोजीशन है वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में अराइज होती है। ओपन पोजीशन क्या होती है? तो जब भी कोई हमारा यहाँ पर ट्रेडर या फिर जो मार्केट पार्टिसिपेंट है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर ट्रेड करता है, उसकी सेल परचेस करता है, पर उसके लिए कोई भी हैजिंग नहीं करता है। सिंपल भाषा में समझो कि आप क्या करते हो, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पार्टिसिपेट करते हो, आप फॉरेन करेंसी को परचेज सेल करते हो, पर आपने यहां पर किसी भी तरह के हेजिंग प्रोडक्ट को यूज नहीं किया है रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, तब ये सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती है। तो ओपन पोजीशन बेसिकली क्या है? एक तरह की ऑब्लिगेशन है कि जो हमारा यहाँ पर ट्रेडर है उसे जो हमारी फाइनेंशियल एसेट है या फिर करेंसी है उसको एक पर्टिकुलर डेट पर, फ्यूचर डेट के ऊपर इसकी डिलीवरी लेनी पड़ेगी या फिर डिलीवरी देनी पड़ेगी, वो डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, बिना किसी हेजिंग प्रोसेस के। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा कुछ किया, तो अगर ओपन पोजीशन क्रिएट हुई है तो उससे जो रिस्क होता है वो काफी अराइज जो है वो हो जाता है। अब जो ओपन पोजीशन होती है वो पर करेंसी बेसिस पे भी होती है, यानी कि आप एक पर्टिकुलर करेंसी के लिए ओपन पोजीशन को कैलकुलेट कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, या फिर आप ओवरऑल पूरी करेंसी के लिए भी जो है वो मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर कोई ट्रेडर ट्रेड कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में और उसने हेजिंग प्रोडक्ट का यूज नहीं किया है रिस्क को मैनेज करने के लिए, तब ओपन पोजीशन जो है वो क्रिएट हो जाती है, रिस्क अराइज जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं करेंसी पेयर।
अब करेंसी पेयर क्या होता है, ठीक है, तो सिंपली देखो करेंसी पेयर दो डिफरेंट करेंसीज की एक कोटेशन होती है जिसके अंदर हम एक करेंसी के अगेंस्ट दूसरी करेंसी की क्या वैल्यू है उसको शो करते हैं। जैसे एग्जांपल पे आप देखोगे ये एक तरह का क्या है, करेंसी पेयर है जिसमें हमने दो करेंसीज को जो है यहाँ पर शो किया है, जीबीपी इंटू यूएसडी इज इक्वल टू 1.5143। तो ये क्या है, एक तरह का करेंसी पेयर है जिसके अंदर हमने जीबीपी के अगेंस्ट यूएसडी की कितनी वैल्यू है उसको शो किया है। इस करेंसी पेयर के अंदर दो करेंसीज होती है जिसमें से पहली जो करेंसी होती है वो बेस करेंसी होती है और दूसरी जो करेंसी होती है वो हमारी कोड करेंसी होती है। अब इसके अंदर ये जो कोड है वो बेसिकली क्या शो कर रहा है कि हमारा जो एक जीबीपी है वो यहाँ पर 1.5143 यूएसडी के इक्वल है। यानी कि हमने जीबीपी के अगेंस्ट यूएसडी की वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट किया है। क्लियर है आपको? तो ये चीज आपको याद रखनी है क्योंकि आगे जब हम टेबल देखेंगे तो इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट जो करेंसी पेयर है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सभी करेंसी पेयर के बारे में नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट करेंसी पेयर के बारे में ही बात करेंगे। तो पहला जो करेंसी पेयर है उसका सिंबल है जीबीपी यूएसडी। इस करेंसी पेयर का नाम क्या है, ब्रिटिश पाउंड। जीबीपी शो करता है ब्रिटिश पाउंड को और यूएसडी शो करता है यूएस डॉलर को। अब जो ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजी है जब भी इसको हम यूज करते हैं तो कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, हम केबल को। उसके बाद यूआर यूएसडी, इसको हम यूरो यूएस डॉलर कहेंगे और इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो यूरो है। उसके बाद यूएसडी जेपीवाई जिसके अंदर यूएस डॉलर और जापानीज की जो वैल्यू है इसको शो की गई है और इसको हम डॉलर येन जो है वो कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा यूएसडी सीएचएफ जो कि यहाँ पर यूएस डॉलर और स्विस फ्रैंक की एक करेंसी है, ठीक है, जिसको हम डॉलर स्विस और स्विसी भी यहाँ पर कहते हैं। उसके बाद यूएसडी सीएडी जो कि यूएस डॉलर और कैनेडियन डॉलर को शो करता है और इसको हम डॉलर कनाडा भी कहते हैं। उसके बाद यू एयूडी और यूएसडी ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएस डॉलर और इसको हम ऑशी डॉलर के नाम से जानते हैं, यानी ट्रेड टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं। तो ऐसी और बहुत सारी करेंसीज के बारे में आप यहाँ पर पढ़ लेना, इस सभी को कराने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद ही रखना है, इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं द प्लेयर्स ट्रेड इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसके अंदर कौन कौन से प्लेयर्स यहाँ पर ट्रेड करते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहला जो प्लेयर है वो है रिटेल ट्रेडर। जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो पार्ट टाइम ट्रेडर होते हैं, यानी कि वो पार्ट टाइम बेसिस पे जो है ट्रांजेक्शन्स को करते हैं। ठीक है, अब इनका पर्पस क्या होता है, इनका पर्पस होता है स्पेकुलेशन करके प्रॉफिट कमाना, यानी कि जो हमारे करेंसीज के प्राइस में फ्लक्चुएशन आती है उसका बेनिफिट उठाकर जो है वो प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये ज्यादा प्रोफेशनल भी नहीं होते, ठीक है, ये सिंपली एक अंदाजा लगाते हैं कि करेंसी की वैल्यू में क्या इंक्रीज और डिक्रीज आएगा और उसके हिसाब से वो ट्रांजेक्शन करते हैं ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके। उसके बाद दूसरे पार्टिसिपेंट्स होते हैं डीलर। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट होते हैं, एक तरह के मार्केट मेकर्स होते हैं, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को बनाने का काम, चलाने का काम जो है ये डीलर जो है वो करते हैं। और जो करेंसीज होते हैं उनके प्राइस को सेट करने में भी इसकी जो इनका जो रोल होता है वो काफी इंपॉर्टेंट जो है वो होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है वो है हमारे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, बैंक एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। अब ये जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना ये ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी में ट्रेड करते हैं, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन जो होती है इनकी वो काफी बड़ी अमाउंट में होती है। जैसे अगर इंडियन गवर्नमेंट करती है या फिर कोई बड़ी बैंक करती है तो उसकी अमाउंट काफी ज्यादा होती है। और जनरली देखा जाता है कि ये जो ट्रांजेक्शन करती है इन ट्रांजेक्शन के बेस पर ही हमारी जो मार्केट है वो मूव करती है, यानी कि इन ये जो पार्टिसिपेंट है वो मार्केट की डायरेक्शन को जो है वो सेट करते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगी। साथ ही साथ ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए भी जो इन ट्रांजेक्शन को करती है। नेक्स्ट है एडवांस ट्रेडर। एडवांस ट्रेडर कुछ प्रोफेशनल फुल टाइम ट्रेडर होते हैं, मतलब कि ये कोई सिंगल पर्सन भी हो सकते हैं, कोई एंटिटी भी हो सकती है जो कि घर पे बैठ के या फिर किसी ऑफिस में बैठ के ट्रांजेक्शन करते हैं। बस डिफरेंस क्या होता है कि ये प्रोफेशनल होते हैं, फुल टाइम ये यही ट्रेडिंग जो है वो करते रहते हैं और इनका भी काम यही होता है स्पेकुलेटिंग का, यानी कि करेंसी के जो प्राइसेस है उनमें जो चेंजेस आते हैं उनको स्पेकुलेट करके प्रॉफिट जो है वो कमाया जा सके। तो ये हमारे क्या थे, पार्टिसिपेंट थे जो कि यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन। तो ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन होते कैसे हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन को समझने से पहले हमें बिट रेट और आस्क रेट के बारे में समझना है। सबसे पहले बिट रेट की बात करते हैं। बिट रेट क्या है, बाइंग रेट है, यानी कि बिट रेट एक ऐसा रेट है जिसके ऊपर करेंसीज को जो है वो बाय किया जाता है। और जनरली देखो इंडिया के अंदर हमारी जो बैंक्स होती हैं वो फॉरेन एक्सचेंज में डील करती हैं, करेंसीज को बाय और सेल करती है। तो सिंपली यहाँ पर डेफिनेशन में मैंने आपको यही बताया कि वो रेट जिसके ऊपर एक बैंक करेंसी को बाय करता है वो हमारा बिट रेट कहलाता है। उसके बाद
आस्क रेट क्या होता है? तो आस्क रेट सेलिंग रेट होता है, यानी कि वो रेट जिसके ऊपर जो बैंक है वो फॉरेन करेंसी को सेल करता है, तो आप इस रेट पर करेंसी को परचेज या फिर सेल कर सकते हो। अब कुछ प्राइस कोड्स की यहाँ पर बात करते हैं, इंपॉर्टेंट प्राइस कोड्स की। तो यहाँ पर देखो, पहला प्राइस कोड क्या है? यूरो यूएसडी 1.3085। इसका मतलब क्या है कि एक यूरो के इक्वल, एक यूरो के इक्वल कितना होता है? 1.3085 डॉलर। ठीक है। अब अगर ये नंबर इंक्रीज होता है, यानी कि अगर मान के चलो यहाँ पर 85 की जगह ये 90 हो जाता है, ये कोट इंक्रीज होता है, तो इसकी वजह से जो यूरो है इसकी वैल्यू जो है वो एप्रिशिएट होगी, इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि देखो यूरो की वैल्यू तो एक ही है, पर जो यूएसडी है यूरो के इक्वल, वो यहाँ पर 85 से इंक्रीज हो गया 90 हो गया, यानी कि डॉलर की वैल्यू यूरो के कंपैरिजन में कम हो गया। सेम ऐसे यूएसडी जेपे के केस में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? 1 यूएसडी इज इक्वल टू क्या है हमारा? 1 और 24 JPY, ठीक है, जापानीज येन हो गया, है ना? यानी कि $1 के इक्वल 124 जापानीज येन होते हैं। अगर हम नंबर इंक्रीज होता है तो यूएस डॉलर एप्रिशिएट होगा, और जो जापानीज येन है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्प्रेड की। अब ये स्प्रेड क्या होता है? तो हमारा जो बैंक होता है वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में पार्टिसिपेट क्यों करता है? ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। और वो प्रॉफिट कैसे कमाता है? तो जो बिड रेट होता है, ठीक है, जो बिड रेट होता है और जो आस्क रेट होता है उसके बीच में डिफरेंस जो होता है, उससे बैंक यहाँ पर प्रॉफिट कमाता है। जैसे मान के चलो, बिड रेट है 1 रुपए और आस्क रेट है 2 रुपए, यानी कि बैंक यहाँ पर करेंसी को बाय करता है 1 रुपए के ऊपर और सेल करता है 2 रुपए के ऊपर। ये जो 1 रुपए है वो क्या है? बैंक का प्रॉफिट है। और इसी इसी को हम क्या कहते हैं? स्प्रेड कहते हैं। यानी कि हमारे बिड प्राइस और आस्क प्राइस के अंदर, यहाँ पर बिड प्राइस और आस्क प्राइस के अंदर जो डिफरेंस होता है उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? स्प्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर? स्प्रेड कहते हैं। एक तरह से ये ट्रेड को करने की यहाँ पर कॉस्ट भी होती है, अगर हम जो हमारे पर्सन हैं जो फॉरेन एक्सचेंज को बाय और सेल कर रहे हैं बैंक से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, क्योंकि उसको 1 रुपए की बजाय 2 रुपए यहाँ पर पे करना पड़ता है। तो बैंक की इनकम है, पर पर्सन के लिए वो एक तरह का कॉस्ट है। अब स्प्रेड को कैलकुलेट कैसे किया था? स्प्रेड इज इक्वल टू आस्क प्राइस माइनस बिड प्राइस। तो एग्जांपल आप यहाँ पर देखोगे, तो हमारा जो बिड प्राइस है, ठीक है, बिड प्राइस यहाँ पे देखो, सेल प्राइस और बाय प्राइस लिखा है, ये बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, पर आपको ना हमेशा बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो ये बिड प्राइस बाय प्राइस होगा, पर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेल प्राइस होगा। ठीक है, आप इस पे बैंक को सेल करो, पर आपने हमेशा बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आस्क प्राइस कितना? 1.330, ठीक है, और सॉरी बिड प्राइस, और हमारा सॉरी आस्क कितना है हमारा? 1.3005, ठीक है, और जो हमारे यहाँ पर बिड प्राइस है वो 1.300, माइनस करोगे तो आपका 0.0005 आएगा। ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ये हमारा क्या है? ये हमारा है यहाँ पर स्प्रेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्प्रेड को कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रूडेंशियल रिस्क। क्या है? टाइप्स ऑफ प्रूडेंशियल रिस्क। तो बैंक जब अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है, ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, उसको डिफरेंट टाइप के रिस्क जो है वो बियर करने पड़ते हैं, जैसे कि मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क या फिर कंप्लायंस रिस्क। और इस रिस्क को बैंक को मैनेज करना जरूरी होता है। अब इसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस जो है वो फॉलो करनी पड़ती है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी रिस्क होते हैं उसको मैनेज करने के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हमें परफॉर्म करनी पड़ती है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है टाइमली कंफर्मेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है। तो अगर कोई भी फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, कोई भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को सेटल किया जाता है, तो उसकी प्रॉपरली एक्यूरेट तरीके से रिकॉर्डिंग की जाएगी और उन डील्स को प्रॉपरली ट्रैक भी किया जाएगा। और इस काम को करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमारे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की होती है। किसकी होती है? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की होती है। यानी कि जो डीलर है वो खुद से अपनी ट्रांजेक्शन की जो रिकॉर्डिंग है वो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो करता है तो वो फ्रॉड कर सकता है। तो इंडिपेंडेंस और एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए ये काम सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को ही दिया जाता है। उसके बाद क्या है? इफेक्टिव अकाउंटिंग प्रोसीजर। तो जो अकाउंटिंग प्रोसीजर होने चाहिए ना वो इफेक्टिव होनी चाहिए, ताकि हमें टाइमली जो है रियल टाइम बेसिस में इंफॉर्मेशन मिल सके बैंक की पोजीशन के बारे में और उसके एक्सपोजर के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो जो बैंक को फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन से जो भी प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उनकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग जो है वो की जाती है। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइंस। तो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस इशू की थी फडाई ने 1981 में। इसका नाम क्या है? इंटरनल कंट्रोल गाइडेंस फॉर डीलिंग एंड ट्रेजरी ऑपरेशंस। तो बैंक यहाँ पर जो भी डीलिंग करते हैं, ट्रेजरी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, उसके लिए ये गाइडलाइन जो है इशू की थी, ताकि एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट जो है वो क्रिएट हो सके।
इस गाइडलाइंस के अंदर एक कोड ऑफ कंडक्ट को भी शामिल किया गया था, यानी कि हमारे जो डीलर्स हैं वो कैसे ट्रेड करेंगे, कैसे फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, उसके लिए पहले रूल्स और रेगुलेशंस हमने बना दिए थे और इसको इंक्लूड कर दिया था इस गाइडलाइंस के अंदर। और जब भी कोई ट्रेडर डीलर यहाँ पर फंक्शन को परफॉर्म करता है तो उसे इस कोड ऑफ कंडक्ट को साइन करना ही पड़ता है, यानी कि उसे इस रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम ही करना पड़ता है, वो इन रूल्स को वायलेट नहीं कर सकता। उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बीता, चेंजेस आए, रैपिड इवोल्यूशन हुई, टेक्नोलॉजी की हुई, उसकी वजह से इस गाइडलाइंस को रिवाइज करके 2011 में थोड़ा और बेहतर बनाया गया था, यानी कि 2011 में इसकी रिवीजन कर दी गई थी। और इस रिवीजन का पर्पस क्या था कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट ले आया जाए, मतलब कि इस पॉलिसी के अंदर कुछ ऐसी गाइडलाइंस ले आई जाए ताकि एक स्केल ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो बैंकों को प्रोवाइड किया जा सके फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस को करते वक्त, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस बैंक कैसे करेगा उसके लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स करने के लिए ये जो रिवीजन है वो की गई थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखो क्या है यहाँ पर, क्लोजिंग आउट अ पोजीशन। अब क्लोजिंग आउट अ पोजीशन का मतलब क्या है, तो सिंपली देखो, जब आप अपनी एग्जिस्टिंग ट्रेड या इन्वेस्टमेंट से एग्जिट कर जाते हो तो वो हमारा क्लोजिंग आउट ऑफ पोजीशन जो है वो कहलाता है। जैसे अगर आप मान के चलो, आपने एक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई थी, यानी कि परचेज की हुई थी, ठीक है, और आपने क्या किया, उसको सेल कर दिया, तो आपने क्या किया, अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट ट्रेड से एग्जिट कर लिया, ठीक है, बाहर निकल गए, तो ये हमारा क्लोजिंग आउट ऑफ पोजीशन जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टॉप लॉस लिमिट। क्या है हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस लिमिट। अभी स्टॉप लॉस लिमिट क्या होता है, तो सिंपली देखो, स्टॉप लॉस लिमिट एक ऐसी लिमिट होती है जिसके अंदर हम जब कोई ट्रेड करते हैं तो ट्रेड में हम मैक्सिमम कितना लॉस जो है वो बियर कर सकते हैं, वो जो है वो फिक्स कर देते हैं। जैसे एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं, तो आपने एक ट्रेड किया, ठीक है, आपने यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट की, मान के चलो जो शेयर का प्राइस था वो कितना था, 240, और आपने सोचा था कि मैक्सिमम आप यहाँ पर जो लॉस है वो यहाँ पर 50 रुपए का बियर कर सकते हो, यानी कि इसका जो अगर प्राइस जो है वो 190 हो जाए तब तक मैं इसको अपने पास होल्ड करके रखूंगा, पर इससे ज्यादा का जो लॉस है वो मैं यहाँ पर बियर नहीं करूंगा। तो ये जो 50 रुपीज है ये क्या है, मैक्सिमम लॉस की अमाउंट जो कि आप यहाँ पर बियर कर सकते हो। और इसी लिमिट को हम क्या कहते हैं, स्टॉप लॉस लिमिट, यानी कि वो लिमिट जहां पर जो लॉस है उसको हम स्टॉप कर सकते हैं। क्लियर है आपको। तो ये बेसिकली काम कैसे करता है, तो आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पर स्टॉप लॉस लिमिट पहले फिक्स कर देते हो। जैसे आपने यहाँ पर 240 रुपए के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया और आपने कहा कि जब इसका प्राइस 190 आ जाएगा उसके बाद आप इसको सेल कर देना, मतलब इससे ज्यादा कम प्राइस नहीं होने देना। तो जैसे ही 190 में प्राइस आएगा तो ऑटोमेटिकली जो है इसकी सेल हो जाएगी, आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दी होगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक्शन लिया जाएगा, या तो सेल हो जाएगी या फिर उसकी हेजिंग की जाएगी। तो ये उस अमाउंट ऑफ मनी को इंडिकेट करता है जो कि एक पोर्टफोलियो के ऊपर मैक्सिमम लॉस जो है हम यहाँ पर सफर करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक शेयर पे 50 रुपए, तो इस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, स्टॉप लॉस लिमिट जो है वो कहते हैं। और जैसे ही इस लिमिट का वॉयलेशन होता है, यानी कि हमने लिमिट फिक्स की थी कि 50 रुपए शेयर गिरेगा, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं गिरना चाहिए, जैसे ही वॉयलेशन होता है जो हमारा मैनेजमेंट होता है या फिर जो पोर्टफोलियो मैनेजर होता है वो एक्शन में आ जाता है, उसे एक्शन लेने पड़ते हैं। जैसे कि वो इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए या तो सेल कर देगा या फिर कुछ हेजिंग प्रोडक्ट को बाय कर लेगा, कोई हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो है साइन कर लेगा ताकि इस रिस्क को खत्म किया जा सके। तो एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो कि 200 रुपए के स्टॉक में एक बैंक ने इन्वेस्ट किया, उसने सोचा था प्राइस 240 तक पहुंचेगा, प्रॉफिट कमाया जाएगा, पर उसका एक्चुअल में जो प्राइस है वो 190 तक जो है वो आ गया था, और बैंक ने सोचा था कि 190 से नीचे नहीं जाना चाहिए, तो इसने जो स्टॉप लॉस लिमिट फिक्स की है वो कितनी की है, 190। क्या है हमारे यहाँ पर 190, और मैक्सिमम लॉस वो कितना बियर कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 50 रुपीज का, कितने का, यहाँ पर 10 रुपीज का, ठीक है, 200 का प्राइस था और 10 रुपीज का वो लॉस यहाँ पर बियर कर सकता है। अमाउंट कितनी फिक्स की थी यहाँ पर, 50। उसके बाद ये जो ट्रेडर है वो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो स्टॉप लॉस लिमिट है उसको फिक्स कर सकता है, जैसे कि 1 डे के लिए 0.5 mm, 1 वीक के लिए 1.0 mm, या फिर 1 मंथ के लिए 3.0 mm। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेटिंग ऑफ स्टॉप लॉस लिमिट। ये जो स्टॉप लॉस लिमिट है उसको हम कैसे सेट करते हैं, इसकी प्रोसेस क्या होती है, तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले पर्पस ऑफ स्टॉप लॉस लिमिट, यानी कि आपने स्टॉप लॉस लिमिट को क्यों फिक्स किया है, इसके पीछे का पर्पस क्या है वो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट पर्पस होते हैं, जैसे कि ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मार्केट रिस्क को लिमिट करने के लिए इसको यूज कर रहे हो, इस लिमिट को फिक्स कर रहे हो, या फिर आप इसके अलावा जो अदर लिमिट्स है जैसे कि वैल्यू एट रिस्क,
एक्सपोजर लिमिट है उसको मैनेज करने के लिए आप इस लिमिट को फिक्स कर रहे हो, तो इस पर्पस के अकॉर्डिंग जो है आपको जो स्टॉप लॉस लिमिट है उसको फिक्स करना है। नेक्स्ट बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ वायलेशन ट्रिगर, यानी कि ऐसे कौन से ट्रिगर है, ऐसे कौन से पॉइंट है जहां पर हमें लगेगा कि जो स्टॉप लॉस लिमिट है वो यहाँ पर एक्सेस हो गई है। तो जो लिमिट है वो कई तरह के यहाँ पर फिक्स किए जा सकते हैं, जैसे कि एक ग्रीन लिमिट होता है। आप यहाँ पर ग्रीन लिमिट फिक्स करते हो, जैसे मान के चलो 190 जो है वो ग्रीन लिमिट है, ठीक है। अब जैसे ये ट्रिगर होता है, यानी कि मान के चलो जो शेयर का प्राइस है वो 190 से कम होता है, तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट को इस सिचुएशन के अंदर आपको सिर्फ मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का मतलब है कि ग्रीन लिमिट जैसे ही वॉयलेट होगी आपको, आप सिर्फ मैनेजमेंट को बता दोगे कि भाई शेयर के प्राइस जो है इससे ज्यादा कम हो गए हैं जितने हमने ग्रीन लिमिट फिक्स की थी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी लिमिट है वो येलो लिमिट है। अगर जो प्राइसेस हैं वो येलो लिमिट से भी इंक्रीज हो जाते हैं, सॉरी इंक्रीज डिक्रीज हो जाते हैं, यानी कि जो हमने लिमिट फिक्स की थी अगर उससे इंक्रीज हो जाते हैं, तो उस केस में हमारे जो मैनेजमेंट है उसको रिपोर्ट तो करनी है, साथ के साथ ये भी बताना है कि ये जो सिचुएशन है वो क्यों अराइज हुई थी और इसको हम कैसे यहाँ पर जो है वो ठीक कर सकते हैं। उसके बाद रेड लिमिट है, तो रेड लिमिट के अंदर हमें इमीडिएट एक्शन लेना है इस चीज को, इस सिचुएशन को रिमूव करने के लिए। सिंपल भाषा में समझाऊं कि जो हमारे स्टॉप लॉस लिमिट है उसको हम 3 लिमिट की फॉर्म में डिटरमाइन कर सकते हैं, ग्रीन लिमिट, येलो लिमिट और रेड लिमिट। ग्रीन लिमिट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर ये टूटता है, वायलेशन होती है, तो सिर्फ आपको मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन दे देनी है कि ये जो लिमिट है वो टूट गई है। अगर येलो पे आ जाता है तो उस केस में आपको रिपोर्ट भी करना है, साथ के साथ ये भी बताना है कि ये जो सिचुएशन है वो किस वजह से अराइज हुई है। रेड लिमिट के केस में आपको इमीडिएटली जो है वो एक्शन लेना है, हेजिंग जो है वो करनी है, ठीक है। अब आप एक क्वेश्चन की हेल्प से, एक एग्जांपल से समझेंगे कि जो स्टॉप लॉस लिमिट है उसको हम कैसे जो है वो फिक्स करते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक फॉरेक्स डीलर है जो कि यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन के अंदर यूएस 1 मिलियन यूएसडी में डील कर रहा है, ठीक है। प्रेजेंट सपोर्ट रेट हमारे क्या है, $1 इज इक्वल टू 65 रुपीज है, ठीक है। अब इसको वो अपने 1 डे के लिए अपने पास होल्ड करके रखेगा। जो पास्ट वर्टेलिटी थी यूएस और एनआरआई के प्राइस में 0.50% थी, 50% थी, और फ्यूचर वर्टेलिटी कितनी है, 1% है। तो अब हमें देखना है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 99% है, तो इसके यहाँ पर हमें जो है स्टॉप लॉस लिमिट को फिक्स करना है। कैसे फिक्स करेंगे, सबसे पहले रुपए की जो वैल्यू है डील के अंदर उसे हमें कैलकुलेट करनी है। वो कैसे करेंगे, 65 इज इक्वल टू हमारा $1 मिलियन, वो कितना है 6.50 करोड़। उसके बाद जो पास्ट वर्टेलिटी है वो हम चेक करेंगे, वो कितने 0.50। तो जो 6.5 करोड़ है इसे हमें 0.50 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जो चेंजेस आए थे हमारे रुपीस की वैल्यू में वो कितना था, 3.2 लाख रुपीज, 25 लाख रुपीज का चेंज आया था। उसके बाद जो फ्यूचर वर्टोलिटी हमने अज्यूम किया वो 1% किया, यानी कि 6.5% इंटू 1%, ये कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 6.5 लाख रुपीज की, यानी कि फ्यूचर में जो चेंजेस आ सकते हैं उसकी वजह से जो डील में डिफरेंस है वो 6.50 लाख रुपीस का हो सकता है, ठीक है, 6.50 लाख का हो सकता है। उसके बाद जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, कॉन्फिडेंस 90% कॉन्फिडेंस लेवल का, वो 2.326% है, ठीक है। अब हमें इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है ताकि स्टॉप लॉस लिमिट को फिक्स किया जा सके। तो जो हमारा डेविएशन है फ्यूचर में 6.50 लाख इनटू जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है 99% कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर, उसे हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है और हमारा जो टोटल निकल के आएगा वो 15.12 जो है वो निकल कर आएगा। ये क्या है, हमारा स्टॉप लॉस लिमिट है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारी जो रुपए है उसकी वैल्यू हमारा जो है 63.4880 पर डॉलर कम होता है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस लिमिट है वो कितना होगा, 15.12 लाख रुपीज, ठीक है। तो इस हिसाब से हम जो है स्टॉप लॉस लिमिट को फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटेशन की। इसकी यहाँ पर लिमिटेशन क्या है, तो पहली जो लिमिटेशन है वो ये है कि रेट्रोस्पेक्टिव रिस्क मैट्रिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई रिस्क की सिचुएशन अराइज हो जाती है उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी कि अगर हमें लॉस हो गया उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इतना लॉस हो गया, तो उसका क्या बेनिफिट होगा। बेनिफिट तो तब है ना कि होने के चांसेस है हमें तभी पता लग गया ताकि हम पहले ही एक्शन यहाँ पर ले लें, ठीक है। उसके बाद इनकंसिस्टेंट इंडिकेशन ऑफ रिस्क। अब जो रिस्क को इंडिकेट करता है ये इनकंसिस्टेंट होता है, मतलब ये सही तरीके से हमें नहीं बताता कि कितना रिस्क एक्चुअली में अराइज हो सकता है। उसके बाद लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी फॉर स्पेसिफिक लॉसेस। जो ट्रेडर्स होते हैं ना उनका जो कंट्रोल होता है इन लॉसेस पे वो काफी कम होता है, जिसकी वजह से अगर हमारे जो लिमिट से
स्टॉप लॉस लिमिट है वो वायलेट भी होते हैं, तो उसके पीछे का रीजन जो है वो ट्रेडर को हम नहीं ठहरा सकते। ठीक है, तो ये भी एक यहाँ पर लिमिटेशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स क्या है? सिंप्लिसिटी और कन्वीनियंस। सिंप्लिसिटी बहुत ही सिंपल यहाँ पर तरीका है हमारे जो रिस्क है उसको मैनेज करने का। सभी ट्रेडर अपने उसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग बाय नॉन स्पेशलिस्ट, ये इतना ज्यादा इजी है कि जो जिनको ज्यादा एक्सपर्टीज है नहीं इस फील्ड में, वो भी इसको यूज जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद कंसिस्टेंट एप्लीकेशन, तो ये एक सिंगल मैट्रिक है जो कि हमारे सभी ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की लेवल पे यूज हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइज करने में जो हमारी रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है उसको कंसिस्टेंट रखने में, उसको स्टैंडर्डाइज करने में ये काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक है वो ओवर होता है। तो हमने यहाँ पर रिस्क एक्सपोजर से रिलेटेड हमारे स्टैंडर्ड जो स्ट्रेस टेस्टिंग है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस किया है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए ताकि हम डाउट को अभी ही क्लियर कर लें। और अगर आपको क्लियर हो गया तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिए ताकि मुझे भी पता लग सके कि आपको यहाँ तक क्लियर है। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल पे स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।